वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने कल्चर पर्सनालिटी स्कूल में ये इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज़ रुथ बेनेडिक्ट द एंथ्रोपोलॉजिस्ट बिलोंगिंग टू कल्चर पर्सनालिटी स्कूल। तो ये जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं ये इनका नाम हमारे सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन्ड है, इसीलिए ये सब इम्पॉर्टेंट हो जाता है। प्लस इम्पॉर्टेंट ये भी है कि इनके जो थ्योरीज हैं उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कल्चर पर्सनालिटी स्कूल एज सच। सो अगर हम बात करें तो इनका डेट ऑफ बर्थ रहा है 1887 से लेकर 1948 तक। सो अगर जैसे कि हम कहते थे कि 1930s में ये जो स्कूल है कल्चर पर्सनालिटी काफ़ी पीक में है, तो यहाँ पे भी हमको दिखता है कि 1930s में इनका भी वर्क रहा होगा। तो ये स्टूडेंट थी किसकी, फ्रांस बोआज की। फ्रांस बोआज वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टर। तो एक्चुअल में कहा जाता है कल्चर पर्सनालिटी स्कूल का जो बेसिस है कहीं ना कहीं फ्रांस बोआज की थ्योरीज में, जैसे कि वो कहते हैं कि हर कल्चर को उसकी स्पेसिफिकेशंस के साथ देखा जाए। तो अगेन द आइडिया ऑफ हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म, तो इन सब चीज़ों में भी हम ट्रेस कर सकते हैं। पर आज हमारा फोकस है किस पे, तो रुथ बेनेडिक्ट के, तो इनकी बात करेंगे। तो अगर देखा जाए तो ये कहती हैं कि हमको इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है पैटर्न्स ऑफ कल्चर। इस पर ये क्या कहती हैं कि भैया हर कल्चर को अगर देखो तो उसमें एक पैटर्न निकलता है। तो अगेन अगर हम देखें तो इंडिविजुअल, जैसे जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनसे ही तो मिलकर कल्चर होता है। तो इंडिविजुअल आप जैसे ये कहती हैं कि पैटर्न ऑफ कल्चर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं एट इंडिविजुअल लेवल। अगेन शी से इसकी जैसे कि अगर हम किसी भी थॉट और प्रोसेसेस की बात करें तो हम एक पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं, और वो चीज़ अगेन कल्चर एज एन एंटिटी को समझने और इंडिविजुअल एज एन एंटिटी को यहाँ पे कहीं ना कहीं वो एंथ्रोपोलॉजी को कनेक्ट कर रही हैं विद द आइडिया ऑफ साइकोलॉजी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि हम लोगों ने बात किया तो कैसे साइमन फ्रॉइड की हमने बात किया, तो साइकोलॉजी का एंगल भी ये लेते हुए हमें दिखती हैं। तो कल्चर एज एन इंटीग्रेटेड होल, क्योंकि कल्चर जो है वो वहाँ पे अगर हम देखें तो इट हैज़ अ काइंड ऑफ अ साइकोलॉजिकल एलिमेंट। क्योंकि वी इट इज़ अ कल्मिनेशन ऑफ व्हाट, ऑफ अस ह्यूमंस, राइट। तो दैट इज़ व्हाट शी सेज। सो पैटर्न ऑफ थॉट एंड एक्शन, जैसे कि हमने बोला था, तो इसीलिए हम कल्चर एज एन एंटिटी को भी समझ सकते हैं कि उसका साइकोलॉजिकल अप्रोच भी होता है। तो साइकोलॉजिकल अप्रोच टू कल्चर, एज culture is like an individual, it is like an individual only, as it follows more or less a consistent pattern of thought, and that is why she wrote a book named as Pattern of Culture. तो होल कल्चर के अंदर अगर हम देखा जाए तो कुछ स्पेशल जीनियसनेस दिखती है, जीनियस एस्पेक्ट दिखता है। अब इसमें क्या होता है, दो करेक्टरिस्टिक्स की इन्होंने बात की है, एक है अपोलिनियन, एक है डायनीजियन। तो ये कल्चर को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, तो एक है डायनीजियन करेक्टरिस्टिक में क्या आता है, जैसे एग्रेशन दिखता है, चेंजेस एटीट्यूड दिखता है। तो यहाँ पे तो अगेन किस तरीके से जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है वो मोल्ड कर रहा है कल्चर को। तो अगेन अगर कल्चर में किसी एग्रेसिव तरह के लोग हैं तो अगेन द आइडिया ऑफ कल्चर इटसेल्फ इज वन ऑफ डायनीजियन। वहीं पे दूसरा क्या है, अपोलो करेक्टरिस्टिक का है। तो पीस हमको देखने को मिलेगा वहाँ के लोगों में, डिसिप्लिन का सेंस देखने को मिलेगा, काइंडनेस का सेंस देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से दो डायनेमिक्स में हम समझ सकते हैं, और ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर इसी चीज़ को समझने के लिए अगर हम देखें तो हम कुछ एस्पेक्ट्स की बात करेंगे, जैसे कि पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंसिंग द कल्चर। अब जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, उनकी यह पर्सनैलिटी है वो कहीं ना कहीं किसको अफेक्ट करेगी, तो कल्चर को अफेक्ट करेगी। और ये चीज़ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वहीं पे अगर जैसे लोग जो हैं अगर वो लेज़ी हैं, तो इस तरह के हैं, एग्रेसिव है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं डायनीजियन कल्चर बन जाते हैं। तो ये चीज़ों का इन्होंने बात किया है। अब इसी में ये एक एग्जाम्पल लेती हैं, जिसका एग्जाम्पल या केस स्टडी आप देख लीजिए, जूनी ऑफ द साउथ वेस्ट अमेरिका। तो यहाँ पे किसकी बात करती है, ये जूनी, एक जूनी। अगेन दीज आर द एग्जाम्पल्स एंड द केस स्टडी। तो अगर ये बात करें तो इन्होंने अपनी बुक जो लिखी थी पैटर्न्स ऑफ कल्चर, उसमें ये बात करती है जूनी ऑफ द साउथ वेस्ट अमेरिका एंड क्वाकितुल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो इन दोनों ट्राइब्स को ये डिस्कस करती हैं कि भैया किस तरह से हम करेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं। तो इन दोनों कम्युनिटीज़ की अगर बात करें तो देखिए पहले फिर से हम नाम लिखेंगे यहाँ पे, जूनी, जूनी ऑफ व्हाट, तो जूनी ऑफ द अमेरिकाज, साउथ ईस्ट अमेरिकाज। तो जूनी हो गया एंड क्वाकितुल, ठीक है, ये भी नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पर अगर बात करें तो ये कहती हैं क्या, कि किसी तरह से प्राइमरी ऑक्यूपेशंस क्या इन कम्युनिटीज़ के वो डिफरेंट है। तो जूनी जो थे वो फॉरेजर्स थे, फॉरेजर्स,
ठीक है। तो अगेन रिसोर्स वाले एनवायरनमेंट से थे। वहीं पे क्वाकितुल जो थे वो एग्रीकल्चरलिस्ट थे, एग्रीकल्चरलिस्ट। तो एग्रीकल्चर मेन उनका ऑक्यूपेशन था, इस तरीके से होता है। अब वहीं पे अब देखिए ऑक्यूपेशन कैसा, तो जूनी का करेक्टरिस्टिक कैसा रहा होगा, तो कोऑपरेटिव, ठीक है। तो जूनी जो है वो कोऑपरेटिव रहे हैं। तो वहीं पे जैसे टिपिकल जूनियर अगर इंसान को हम देखें तो वो कैसे है, तो कैसे ग्रुप में कर रहा है, ग्रुप डायनेमिक्स में वर्क कर रहा है, एंड हु डिड नॉट विश टू स्टैंड आउट एज अ सुपीरियर अमंग द अदर मेंबर्स ऑफ द ट्राइब, क्योंकि वहाँ पे ग्रुप डायनेमिक्स, कोऑपरेटिव एस्पेक्ट कि मिलजुल के काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलता है। तो ये इस तरह का एक बेसिक पर्सनैलिटी टाइप है जो कि अगेन री होता है किसमें, जूनी कल्चर में। जब हर इंसान जो है इसी तरह का होगा तो कहीं ना कहीं वो एज अ होल कल्चर, एज अ होल को इफेक्ट करेगा, तो वो भी हमें जूनी कल्चर में समझ में आता है। अब इनका चाइल्ड ट्रेनिंग पैटर्न भी अगर देखा जाए तो वो कैसा है, तो चाइल्ड जो कि ये कोऑपरेटिव नेचर के हैं, ग्रुप डायनेमिक्स में वर्क कर रहे हैं, तो इनका अगर मैं देखूँ तो चाइल्ड ट्रेनिंग प्रोसेस, चाइल्ड ट्रेनिंग प्रोसेस ये क्या है, इज़ टू सप्रेस इंडिविजुअलिटी, सप्रेस इंडिविजुअलिटी। तो वो ऐसे अपने बच्चों को ही ट्रेन करते हैं कि भैया इंडिविजुअलिटी का एलिमेंट कम हो जाए। क्यों, क्योंकि ये ग्रुप डायनेमिक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे इनिशिएशन सेरेमनीज होती हैं, यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, तो ये जो है करेक्टराइज होती हैं बाय अ लैक ऑफ ऑर्डर एंड द यूथ फॉर इनिशिएटेड इन अ ग्रुप सेटिंग। तो मैरिज अगर देखा जाए तो मतलब कैजुअल तरीके से हो रही होती है, क्योंकि अगेन ग्रुप डायनेमिक्स पे ये लोग काम कर रहे होते हैं। लीडरशिप भी अगर देखा जाए तो वो इग्नोर करते हैं, भैया क्योंकि लीडर होगा तो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, क्योंकि भैया तू लीडर क्यों, मैं क्यों नहीं, है ना, ये एस्पेक्ट आ जाएगा। तो लीडरशिप मतलब जूनी जो थी वो जहाँ तक वो इग्नोर कर सके वो करते थे। प्रीस्ट भी अगर देखा जाए तो ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, तो दैट एस्पेक्ट इज देयर। तो ग्रुप डायनेमिक्स को ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। तो प्रीस्ट वर लो की इंडिविजुअल्स एंड स्पेशल पोजिशन ऑफ पावर वर डेलीगेटेड ऑन अ ग्रुप बेसिस, सो दैट देयर was a medicine society rather than a single powerful medicine man। ये अब जैसे मेडिसिन मैन की बात करें तो यहाँ पे मेडिसिन सोसाइटी है, मेडिसिन सोसाइटी rather than मेडिसिन मैन। तो यहाँ पे ग्रुप डायनेमिक्स पे ज़्यादा फोकस हो रहा है। अगर हम देखें तो डेथ भी क्या था, तो लिटिल मॉर्निंग होता था। क्यों, क्योंकि ग्रुप पूरा ही सारा एक ही समाज है ना, तो एक साथ वो लोग रहते थे। तो इस ये स्टडी जो है इन्होंने दी है, और इसको कैसे किस कल्चर कन्फिग्रेशन से उन्होंने कंपेयर किया, तो कोकेतुल से किया था। अब कोकेतुल की क्या डायनेमिक्स है, इसके अपोजिट ही होंगे कोकेतुल। अब कोकेतुल में देखा जाए तो जूनी से काफ़ी वो डिफरेंट थे। कल्चर पैटर्न ऑफ कोकेतुल अगर देखा जाए तो कैसे ऑर्गेनाइज है, कैसे उनका क्या आउटलुक है, किस तरीके से उनका क्या मतलब कि वहाँ पे कैसा रूल है, ये सब होता है। तो ये जो कोकेतुल वाले थे ये एग्रीकल्चरलिस्ट थे। ये क्या थे, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस देखने को मिलते हैं, एम्बिशियस, ठीक है। एम्बिशियस हमेशा मतलब एक तरह से आगे बढ़ने का आइडिया, इंडिविजुअलिटी। अब जब एम्बिशियस होंगे तो इंडिविजुअलिटी ज़रूर होगी। जैसे वहाँ पे ग्रुप डायनेमिक्स था, यहाँ पे इंडिविजुअलिटी हमें यहाँ के लोगों में देखने को मिलता है। तो इंडिविजुअलिटी एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर आदमी क्या है, सुपीरियॉरिटी, यानी लीडर अपना अपने आप को प्रूव करना चाहता है कि भैया मैं सुपीरियर हूँ। अब यही चीज़ है। अब चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस जो होगी, चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस वो होगी, वो इसी पैटर्न को रीइंफोर्स करेगी। रीइंफोर्स्ड जो हमें इंडिविजुअल लेवल पे देखने को मिल रहा है ना, वही वो रीइंफोर्स करेगी दिस पैटर्न, ठीक है। जहाँ पे अगेन इस तरीके से होगा कि कैसे इंडिविजुअल करेक्टर है ओवर द ग्रुप डायनेमिक्स, इस पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनिशिएशन सेरेमनीज में देखा जाए तो लड़का जो होता है उसको अगेन ही इज एक्सपेक्टेड टू गो आउट बाय हिमसेल्फ एंड एक्सपीरियंस द पर्सनल रिलेशनशिप विद द सुपर नेचुरल। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ग्रुप डायनेमिक्स में हो रहा है, नहीं, अकेले मतलब कि उनका रिचुअल इनिशिएशन हो रहा है कि भैया तू खुद एक्सपीरियंस कर, क्योंकि इंडिविजुअलिटी को बहुत ज़्यादा वो क्या है। वहीं पे मैरिज जो है बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन के साथ हो रहा है। लीडरशिप अगर देखा जाए तो यहाँ पे कांस्टेंट स्ट्रगल रहता है पावरफुल का कि भैया कौन लीडर बनता है। रिलीजियस पोजीशंस में अगर देखा जाए तो यहाँ पे लीडर की हमने बात कर ली। रिलीजियस में अगर देखा जाए तो शमन, शमन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे शमन जो कि एक प्रीस्ट होता है, उसके पास काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनल पावर होती है, पर्सनल पावर, ठीक है। तो पर्सनल पावर यानी कि प्रीस्ट शमन, जैसे वहाँ पे क्या था, मेडिसिन सोसाइटी बन जाती है। यहाँ पे क्या शमन है, एक इंडिविजुअल जो कि अगेन अपनी
इन सब रिचुअल्स में एक लीडर माना जाए, तो लीडर इंडिविजुअलिटी एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं पर डेथ रिचुअल भी देखा जाए तो काफ़ी मतलब कि इसी पैटर्न को दिखाता है। तो डेथ जो है वो एक मेजर इवेंट होता है, डेथ एज मेजर इवेंट। बहुत देर तक मतलब ये लोग मून करते हैं एंड क्योंकि द आइडिया इज़ कि एवरी इंडिविजुअल इज़ इम्पॉर्टेंट, तो अगेन डेथ अगेन दैट वेज इज़ वेरी एंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जूनी को क्या कह रही हैं, तो जूनी एक तरह से जो सोसाइटी निकल के आ रही है, इस तरह से करेक्टरिस्टिक्स जब इन्होंने देखा तो अब जूनी कल्चर के बारे में क्या सोसाइटी निकल के आ कैसे आ रही। तो जूनी की अगर हम बात करें तो जूनी जो है वो नॉन कॉम्पिटिटिव है, मतलब कॉम्पिटिशन, क्योंकि ग्रुप डायनेमिक्स में बात कर रहे हैं तो नॉन कॉम्पिटिटिव है, नॉन एग्रेसिव है और काफ़ी जेंटल टाइप के हैं। वहीं पे जो कॉकीतुल है, कॉकीतुल क्योंकि वहाँ पे इंडिविजुअलिटी का बहुत एलिमेंट है, तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से फैक्शनलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट बहुत देखने को मिलेगा, ठीक है। वहीं पर अगर देखा जाए तो स्ट्राइफ रहेगी कि भैया मैं पावर में आऊँगा, ये टाइप का, तो इस तरह से उनका भी बिहेवियर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थे, उनके कंट्रास्टिंग साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हमको देखने को मिलते हैं। तो ये कैसे कहते हैं, तो जूनी को ये क्या कहती है, तो जूनी अगर बात किया जाए तो जूनी शी डिस्क्राइब जूनी एज अपोलिनियन, अपोलोनियन एंड क्वाकितुल एज डायोनीजियन, क्योंकि ग्रीक गॉड्स थे। अगेन ग्रीक जैसे डायोनीजियन क्या थी, वाइन, डायोनीजियन वाइन को रिप्रेजेंट करते हैं एंड वहीं पर अगर हम अपोलिनियन की बात करें तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं ग्रीक मैथोलॉजी में, और अगेन दे आर द ग्रीक गॉड्स। तो इस तरीके की अगर ये कैटेगरीज देखा जाए, ये वर्ड्स देखा जाए, तो शी हैज़ टेकन दीज वर्ड्स फ्रॉम अ मेजर फिलोसोफर एंड दैट इज फ्रेडरिक नीट्शे, द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी। ठीक है, द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी, जो कि जिसमें अगेन ये स्टडी किसकी थी, स्टडी ऑफ ऑन द ओरिजिन्स ऑफ ग्रीक ड्रामा। तो उसमें उन्होंने ये वर्ड्स यूज़ किए हैं, तो उसी तरह से वर्ड्स वहाँ से ये बोरो करती है, याद रहे तो ठीक है, वरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि ध्यान रखें। हाँ, वैसे नीचे इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिलोसोफर। तो बेनेडिक्ट जो है, रुथ बेनेडिक्ट जो है वो रिजेक्ट करती है, रुथ बेनेडिक्ट शी एक्चुअली रिजेक्ट्स फ्रॉइड, जो हमने कहा था ना भाई हर चीज़ का बेस है, तो यहाँ पे फ्रॉइड से कहाँ वो डाइवर्ज करी, ये भी हमें समझना होगा। तो फ्राइड का, साइमन फ्रॉइड का जो नोशंस है, नोशन ऑफ कल्चरल इवोल्यूशन, इसको ये वो रिजेक्ट करती हैं, क्यों, क्योंकि उनको वो लगता है कि भैया ये बड़ा अनसाइंटिफिक तरीके से उन्होंने बात किया है। तो ये भी एक एस्पेक्ट है, बट वहीं पे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है वो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हर चीज़ को साइकोलॉजिकल वर्ल्ड व्यू के हिसाब से देख रही हैं। सो दैट अगेन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। आगे क्या बात होती है, तो अब जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर होती है, ठीक है, वर्ल्ड वॉर, देखो अभी तक हमने क्या बात की, अभी तक हमने सिंपल सी बात की है कि हर करेक्टरिस्टिक, अगर हर कल्चर को आप एनालाइज करिए तो कल्चर का जो वहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं जो कल्चर को बना रहे हैं उसमें हमें एक पैटर्न देखने को मिलेगा, कैसे जैसे कौन किस एट्रीब्यूट को ज़्यादा प्रशंसा कर रहा है, इंडिविजुअल एस्पेक्ट को ज़्यादा फोकस कर रहा है, तो अगेन वो इंडिविजुअलिटी हमको देखने को मिलेगी एंड एज अ कल्चर भी वो डायनीजियन या अपोनिजियन बन जाएगा। तो अगर इंडिविजुअलिटी ज़्यादा है तो डायनीजियन बन जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं, एग्रेशन देखने को मिलेगा, पावर के लिए स्ट्राइव करने को मिलेगा। तो वो और कॉकीतुल को वो कहती हैं कि भैया हाँ यहाँ पे एग्रेशन देखने को मिलता है, क्यों, क्योंकि पावर इंडिविजुअलिटी एस्पेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इतनी ही बात की है। तो अगेन कैसे इंडिविजुअल से कल्चर निकल के आ रहा है, तो दैट इज़ द पैटर्न ऑफ कल्चर दैट शी एनालाइजेस। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में होता है, तो वहाँ पे अगेन अगर हम देखें तो एक नीड आती है कि भैया जापान को ज़रा पढ़ो, जापान क्योंकि इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, तो जापान को पढ़ो, इसके बच्चे कैसे हैं, यहाँ के लोग कैसे हैं, इनका नेचर कैसा है। तो काफ़ी अमेरिकन, अब देखिए एंथ्रोपोलॉजी को कैसे यूज़ किया जा रहा है। सो वर्ल्ड डायनेमिक्स, जियो पॉलिटिक्स, इसमें अगेन अगर एंथ्रोपोलॉजी का रेफरेंस माना जाए कि क्या रेलिवेंस है, तो हम ये कोट कर सकते हैं कि किस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज़ हुआ है। तो इन्होंने क्या कहा, तो कहा कि भैया जापान में अगर देखा जाए तो स्ट्रिक्ट टॉयलेट ट्रेनिंग हमको देखने को मिलती है जापान में, जिसकी वजह से क्या है वो एग्रेसिव फाइटर बन जाते हैं, हर चीज़ एकदम डिसिप्लिन में। तो
कहीं ना कहीं एग्रेसिव फाइटर बन जाते हैं वो, क्योंकि उनको हर चीज़ एकदम डिसिप्लिन में चाहिए। तो रुथ बेनेडिक्ट कहते हैं कि इस चीज़ से अगर हम देखें तो शी मेड अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन डेवलपिंग एंड देन अप्लाइंग द कंटेंट एनालिसिस मेथड। तो वो एक मेथड, अब जैसे डायरेक्ट ये नाम आ सकता है कंटेंट एनालिसिस मेथड टू स्टडी द डिस्टेंस द कल्चर एट अ डिस्टेंस। अब जापान में जाके तो नहीं पढ़ेंगे, बट हाँ टू स्टडी द कल्चर, 10 मिनट, टू स्टडी द कल्चर एट अ डिस्टेंस। ठीक है, तो ये कंटेंट एनालिसिस मेथड किसने डेवलप किया? तो रुथ बेनेडिक्ट ने डेवलप किया। तो जब एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं वो जब ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, अपने फील्ड वर्क तक नहीं पहुंच सकते हैं, जैसे कि वर्ल्ड वॉर का समय था, तो अगेन कंटेंट एनालिसिस मेथड को वो एम्प्लॉय करते हैं। तो दूर से कैसे एम्प्लॉय करते हैं? तो यूएस का जो ऑफिस ऑफ वॉर था उस पर अगेन कहा कि भैया रिसर्च करो, ये एनिमी देश है, इस पर रिसर्च करो। तो यहाँ पे अगेन शी सिलेक्टेड जापान एज हर फर्स्ट टारगेट एंड रोड द फेमस वर्क द क्रिसेंथियनियम एंड द स्वॉर्ड। तो 1946 में ये एक वर्क लेती हैं, नाम याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे ये कल्चर को काफ़ी डिटेल में करती हैं, दो शी नेवर विजिटेड जापान हरसेल्फ। तो यहाँ पे वो मटेरियल जैसे अगेन हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स वगैरह से क्या जापानीज़ लाइफ के बारे में सब पता लगाती हैं, ढूंढती हैं सामान कैसे मिल सकता है, उस डेटा को एनालाइज करती हैं और फिर कंक्लूजन्स निकालती हैं। वो एक डिस्टेंस पे मतलब एक तरह से एंथ्रोपोलॉजिकल वर्क को स्टडी कर रही हैं। और डिस्क्राइब कैसे करती हैं, स्टडी में वो क्या पाती हैं? तो स्टडी में शी फाइंड्स आउट कि जो जापान है, जापानीज़ कल्चर, ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो इट हैज़ 2 मेथड्स ऑफ चाइल्ड रेयरिंग। ठीक है, 2 मेथड है। एक क्या है? तो अगर हम देखें तो जापान में क्या है, 2 मेथड हैं चाइल्ड को बढ़ाने या परवरिश करने का। जापान में अगर देखा जाए तो चाइल्डहुड में अगर हम देखे जाए तो इंडिविजुअल को क्या है, तो चाइल्डहुड में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लव देते हैं, फुल लव, केयर, फ्रीडम, ठीक है, ये सब देखने को मिलता है। पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, एडोलसेंस में आता है, तो एडोलसेंस में आता है तो यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन उसको कर दिया जाता है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, ठीक है, कि भैया अच्छे से बिहेव करोगे, तो ये ताकि अगेन ये एक मैनरिज्म सिखाया जाता है। तो जब एडोलसेंस में नहीं है तब तक तो तेरे को प्यार व्यार मतलब अच्छे से मतलब चलो खुश रहे, फ्रीडम में रहे। पर वैसे एडोलसेंस में आता है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिसिप्लिन हमको देखने को मिलता है। तो ही और शी एज एडोलसेंस इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू ब्रेक कल्चरल ट्रेडिशंस। इनफैक्ट जो इंडिविजुअल है उसको हमेशा अपने फैमिली ट्रेडिशंस के हिसाब से, फैमिली ट्रेडिशन क्या है, किस तरह से सोसाइटी किसी क्या एक्सपेक्टेशंस है, उस हिसाब से ये लोग चलेंगे कि भैया ट्रेडिशन से नहीं हटना। जैसे वो एडोलसेंस में आएंगे दे आर एक्सपेक्टेड कि दे वर्क अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन सो स्टैब्लिश्ड, तो उसी तरह से वो बिहेव करेंगे। वहीं पे अगर बात करें तो उनको पूरा मतलब फैमिली ट्रेडिशन को करना है। तो एक तरह से पैराडॉक्स हमको देखने को मिलता है। तो पर्सनैलिटी ट्रेट्स अगर हम जापानीज़ की करें तो वो कैसी है, तो वो डिफरेंट है दूसरे कल्चर्स की, क्योंकि अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे 2 फेजेस हैं। एक फेज़ नंबर 1 है चाइल्डहुड फेज़, वो चाइल्डहुड में कैसे करते हैं ट्रीट, एंड सेकेंड है एडोलसेंस में वो कैसे करते हैं। और इसी को कंपेयर करती हैं कि किस तरीके से मतलब कि अगर हम समझ सकते हैं तो ये जो चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस है इसको ये मतलब क्रिटिकल टर्म ये देती हैं जो जापान से है। तो जापान में एक आइडिया है, दिस आइडिया जिसके नाम पे इनकी बुक भी है, क्रिसैंथियमम एंड द स्वॉर्ड। अब वर्ड आ जाएगा यही, आपसे पूछ रुथ बेनेडिक्ट ना पूछ के ये पूछ ले तब भी पता होना चाहिए। तो इसी तरीके से आजकल पूछा जा रहा है यूपीएससी का या फिर किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट का चेंजिंग पैटर्न कैसा है ये भी हमको समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर देखा जाए चाइल्डहुड पे तो पेरेंट्स अच्छे से केयर करें तो अगेन वो फ्लावर की तरह उड़ रहे हैं। ये जापानीज नाम में एक फ्लावर है, ठीक है, क्रिसैंथेमम, ये खूब अच्छे से बच्चा कर रहे हैं, फुल्ली मतलब ब्लॉसम होने की कर रहे हैं। बट वहीं पे एडोलसेंस आता है तो टफ लाइफ होती है, तो स्वॉर्ड वर्ड दिया गया है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पेरेंट्स लीव देम टू अर्न समथिंग एंड इंडिपेंडेंट लाइफ जियो अपनी, ठीक है, जैसे जैसे बड़े हो रहे हो तो इंडिपेंडेंट लाइफ जियो। तो चाइल्डहुड बिकम एग्रेसिव एंड वॉलेंट
चिल्ड्रन जो है वो अगेन जैसे जैसे बड़े होंगे तो एग्रेसिव एंड वॉलेंट होंगे। क्यों? क्योंकि स्वॉर्ड एलिमेंट हमको देखने को मिल रहा है। स्वॉर्ड उनके गले में मतलब एक तरह से टंगा ही हुआ है हर वक्त, जो कि क्योंकि कॉपरेशन नहीं मिलता है फ्रॉम एडल्ट्स। तो यहाँ पे जैसे जैसे स्वॉर्ड होता है तो कहीं ना कहीं क्या होता है एलिमेंट कि वॉलेंस का एलिमेंट आ जाता है। दे बिकम वॉलेंट, दे बिकम एग्रेसिव। ये चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस को उन्होंने बुरा एनालाइज किया। तो अगेन इन द लेट 40s ये स्कूल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ एंड शी हैज़ एक्चुअली हर स्टडी इज़ नोन एज नेशनल कैरेक्टर स्टडी। ठीक है, और इसमें आप ये कोट करेंगे, ये रुथ बेनेडिक्ट का, और इस वर्क को आप कोट करेंगे, क्रिसैंथेमम एंड द स्वॉर्ड 1946। अब आपको देखिए, पहले मैंने कहा था ये नाम याद इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, पर अब जब आपको एनालॉजी समझ में आ जाएगी तब आपको समझ में आएगा कि ये नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे ये चीज़ आपको देखना होगा। तो यहाँ पे अगेन तो जापानीज़ नेशनल कैरेक्टर की स्टडी करी और उन्होंने बताया कि भैया इंडिविजुअल की ये प्रैक्टिसेस हैं और इस तरीके से उनका कल्चर में कैसे अगेन एग्रेशन आता हुआ, डिसिप्लिन आता हुआ हमको देखने को मिलता है। तो ये जो नेशनल कैरेक्टर स्टडी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1930-40s में ये काफ़ी प्रॉस्पेरिटी में थी, 1950s में इसमें थोड़ा सा डिक्लाइन आने लगा। पर अगर हम देखें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं नियो फ्रॉइडियन अप्रोच हमको देखने को मिलता है कि हाउ दीज थ्योरिस्ट हैव एक्चुअली अडॉप्टेड अ नियो फ्रॉइडियन अप्रोच, जिसमें वो क्या कर रहे हैं, वेयर दे हैव लिंक्ड दे लिंक child rearing practices with adult personality। जैसे न्यू मतलब एक नया अप्रोच है, फ्रॉइडियन को ही यूज़ कर रहे हैं। जैसे फ्रॉइडियन की तो हमने पहले लेक्चर में बात कर रखी है कि किस तरीके से साइकोलॉजी में उन्होंने इन्फ्लुएंस किया। काफ़ी हमने ओडिपस कॉम्प्लेक्स और ये सब हमने डिस्कस कर लिया इससे पहले वाले लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसका पहला वाला लेक्चर देखिए, वहाँ से आपको फ्रॉइड समझ में आएगा। तो यहाँ पे नियो फ्रॉइडियन अप्रोच देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किस तरीके की चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस है उसको वो एडल्ट पर्सनैलिटी से कनेक्ट करते हैं। वो मतलब एक तरह से फ्रॉइडियन भी तो ये बात करते हैं ना कि बच्चे को क्या बचपन में कॉम्प्लेक्स रहा है, उसे कैसे फ्यूचर में डिटरमाइन होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमको ये अप्रोच देखने को मिलता है, बट विद अ न्यू लाइट। तो नेशनल कैरेक्टर स्टडी हम लोगों ने बात कर लिया, हमने जापान का पूरा एग्जाम्पल ले लिया, हमने वर्ल्ड वॉर के डायनेमिक्स को समझ लिया, हमने इसके अलावा बात कर लिया ये अपोलिनियन एंड डायनीजियन तो जूनी एंड द कॉकीतुल की हम लोगों ने बात कर ली। तो काफ़ी यहाँ पे, एंड अगेन द आइडिया ऑफ एट अ डिस्टेंस कैसे मतलब फील्ड में ना जाके भी कैसे मतलब अगेन थ्योरी डेवलप की गई। तो वर्ल्ड वॉर 2 का रेफरेंस, दोज एस्पेक्ट वी हैव डिस्कस्ड एंड हियर वी कंप्लीट द एंथ्रोपोलॉजिस्ट रुथ बेनेडिक्ट। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ पुट इट ऑन कमेंट सेक्शन, वी विल रिप्लाई। So please like, share and subscribe Sankat Mocham for general awareness. Thank you.